कि सही को सही कहने की हिम्मत और गलत को गलत कहने की ताकत आप में होनी चाहिए। वो तो फर्स्ट लव की तरह है कि मैंने वो प्यार जो है, सोर्स पर आंख मूंद कर भरोसा करने से गलतियां होती है। एक संपादक मित्र हैं, वो कहते हैं कि बच्चे बाकी लोग इस तरह बड़ा होता देखते हैं और हम लोग बच्चे को इस तरह बड़े होते देखते हैं, क्योंकि हम तो बराबर उसको सोए हुए देखते हैं। मुझको याद है, मैं गांव गया था तो मेरे चाचा ने और बाकी लोगों ने पूछा कि ठीक बाप पत्रकारिता करा तारा और का करेला, रूटीन की तो धज्जियां उड़ जाती है। ये जो चौथा स्तंभ लोग सबसे कमज़ोर मानते हैं, ये चौथा स्तंभ जब तक मजबूत नहीं होगा तब तक देश का लोकतंत्र मजबूत नहीं रह सकता है। बिल्कुल। चमकता आईना ये शहर का एक ऐसा अखबार है जिसे झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और अभी के कैबिनेट मिनिस्टर अर्जुन मुंडा ने जर्नलिज्म का नर्सरी बताया है। और इस अखबार के संपादक हैं जयप्रकाश राय। यानी एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जयप्रकाश जी इस नर्सरी के प्रिंसिपल हैं और ये रोल वो पिछले 30 सालों से निभा रहे हैं। और इस वक्त हम द मीडियापुर वाला उनके घर के बाहर खड़ा है, क्योंकि आज हम आपको मिलवाने वाले हैं उनसे और उनके पूरे परिवार से। एज अ जर्नलिस्ट शहर में उन्हें सभी जानते हैं और खासकर शहर में जब भी पत्रकारों के हित की बात आती है तो जयप्रकाश जी सबसे आगे खड़े रहते हैं। लेकिन उनके बारे में बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं, जैसे एज अ हस्बैंड वो कैसे हैं, एज अ फादर वो कैसे हैं। और आज उनकी इन्हीं छुपी हुई बातों को हम आपके सामने लेकर आने वाले हैं। तो चलिए आइए उनसे और उनकी फैमिली से मिलते हैं। सो वी आर रेडी, चलिए आइए अंदर चलते हैं। हेलो मैम। हेलो, कैसे हैं आप? बढ़िया, मस्त। आइए आइए। अभी घर पर कौन कौन है? सर हैं? सर हैं और बेटी है। अच्छा। अभी तो छुट्टियां चल रही है ना, विंटर वैकेशन है। हाँ। तो इसीलिए अभी घर में नहीं, 3 तारीख से स्कूल खुलेगा, तब अच्छा। फिर स्कूल जाएगी। बेटा है लेकिन वो जॉब करता है और अच्छा। अभी वो घूमने गया हुआ है, दार्जिलिंग गया हुआ है। अच्छा, ट्रैकिंग, हाँ ट्रैकिंग पे अच्छा। गया हुआ है और 2 तारीख को आएगा। और बेटी है, अभी तो विंटर वैकेशन चल रहा है तो वो अभी घर पर ही है, अच्छा कुछ स्टडी कर रही होगी अंदर में। जी। अच्छा, आप थोड़ी देर बैठिए, तो अभी हम कुछ लेकर आते हैं, फिर हम लोग ढेर सारी बातें करेंगे, ठीक है? तो चलिए ना, मैं साथ में ही चलती हूँ फिर। ठीक है, चलिए। आप लोगों की शादी कब हुई थी? शादी 96 में हुई थी। 96 में हुई थी। अच्छा। फरवरी 96 में। अच्छा, तो मतलब अरेंज मैरिज थी, कैसे हुई थी? आप उसको अरेंज मैरिज ही बोल सकते हैं। कारण ऐसा हुआ कि इनके जो नाना जी थे ना जी, तो वो उधर से वही ऑफर लेकर के आए मेरे पापा के पास कि हाँ की शादी करनी है। तो मेरे पापा को पता नहीं, पसंद नहीं आई, ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। अच्छा। क्योंकि प्रेस लाइन में थे तो वो भी उनको पसंद नहीं था। गुरुजी ने क्या किया कि इनको बिना किसी को बताए हुए ले करके आ गए हमारे घर आसनसोल में, ठीक है ना? और फिर जब वहाँ पहुँचने के बाद बोले कि यही लड़का है, आप लोग मिल लीजिए, आप लोग तो मिल नहीं रहे हैं। तो फिर मेरी मम्मी इनसे बात की, भारी बात की, तो फिर मेरी मम्मी बोली कि आपको क्यों नहीं पसंद है? हमको तो लड़का ठीक ही लगा, बात तो कितना अच्छा से कर रहा था। और तुम लोग को पसंद है, तुम लोग को देख लो, लेकिन हमको तो नहीं पसंद है। लेकिन फिर भाई ही अड़ गया, भाई बोला कि नहीं हम लोग को पसंद है, हम लोग कर देते शादी। तो मैम शादी से पहले आप क्या करती थी? शादी के पहले तो पढ़ाई करते थे। मेरे पापा चाहते थे कि हम लॉ करें। अच्छा। उनका मतलब बचपन से इच्छा थी कि हाँ कि हम लॉ करें, और मेरी इच्छा थी जब थोड़े बड़े होने के बाद कि हम WBCS करें। अच्छा। ठीक है। तो उसमें हम अपना कोचिंग में हम अपना एडमिशन करा लिए थे और क्लासेस भी करते थे। लेकिन जब धनबाद गए किसी कारणवश तो फिर गुरुजी बोले कि आप उसको बोलिए ना इसमें आने के लिए। तो फिर मेरे पापा बोले ठीक है आके कोशिश करते। तो यानी कि आप उस अखबार में ही फिर करने लगी? हाँ। अच्छा। तो अखबार में करते करते अभी मतलब 6-7 महीना ही हुआ था, फिर शादी हो गई। तो मैम इसके बाद फिर आपने जर्नलिज्म कंटिन्यू किया शादी के बाद? जी। शादी के बाद फिर जब यहाँ पर आए तो चमकता आईना था, वो ज्वाइन किए। तो फिर गुरुजी और इनके भैया और ये हम मुझसे पूछे कि हाँ कि आप क्या काम कर सकती हैं। तो फिर
सब देखने के बाद मुझको लगा कि यहाँ से मैगजीन नहीं निकलता है, वो थोड़ा मिसिंग दिख रहा था मुझको। तो फिर हम बोले कि हम मैगजीन निकाल सकते हैं। तो ये लोग बोले ठीक है, आप कोशिश कीजिए। तो फिर 4 पन्ने का जो मैगजीन था वो हम अकेले निकालते अच्छा, थे। तो मैगजीन निकालने की जिम्मेदारी आपने जी ले ली। जी जी। हाँ। और फिर डेली जो था उसमें से सिर्फ ट्यूसडे को एक महिला जगत के इस तरह से पूरा एक पेज, महिला जगत के नाम से एक पेज फिर मुझको दिया गया कि आप वो निकालिए। तो 5। अच्छा, तो उसमें महिलाओं से जुड़ी स्टोरीज जी, आप हाँ, मैगजीन में लेकर आते हाँ, थे। तो ये आपने कब तक किया फिर ये कंटिन्यू? 5 साल तक लगातार। बेटा है ना, बेटा मेरा बहुत चंचल था। अच्छा। तो उसको ना इतना दूसरा कोई संभाल ही नहीं सकता था, वो इतना ज़्यादा चंचल था और शार्प भी बहुत था। अच्छा, तो यानी बात ये है कि बच्चों को संभालने के लिए और जो एक माहौल होता है वो उन्हें प्रोवाइड कर सके, इसलिए फिर आपने स्विच कर लिया जी, जी, जर्नलिज्म। हाँ, अच्छा मैम, एक चीज़ ये बताइए कि घर पर किसकी चलती है, आपकी कि सर की? डिसीजन मेकर तो वही है, लेकिन जैसे इंफॉर्मेशन देना घर के मामले में वो मेरा काम रहता है। अच्छा। कि हाँ ये हुआ वो हुआ ये चाहिए, लेकिन डिसीजन तो फिर वही लेते हैं। अच्छा। और बच्चे भी उन्हीं की बात मानते हैं ज़्यादा। बच्चे उनकी बात ज़्यादा मानते हैं। हाँ, मम्मी का तो है कि मतलब ये ऐसे टाइप है कि मतलब दिन भर बोल रही है ऐसे टाइप है, लेकिन जो हेडिंग होता है कंक्लूजन वो सब उन्हीं के पास से आता है। तो मैम ये बताइएगा कि सर का रूटीन इतने सालों में कैसा रहा है, मतलब पहले भी और अब भी? पहले तो बहुत टफ रूटीन था उनका, मतलब बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पाते थे। फिर गुरुजी भी हमारे रहते थे प्रेस में ही, तो फिर गुरुजी के साथ न्यूज़ पर डिस्कशन करना, उनके एडिटोरियल लिखना, वो भी। हमें अखबार भी हम लोग का मॉर्निंग में भी था। हाँ। तो वो अखबार का भी काम करना पड़ता था। फिर लंच में आते थे, फिर 5 बजे जाते थे, तो फिर रात को 1:30-2 बजे इस समय में आते अच्छा। थे। तो बिल्कुल समय नहीं दे पाते थे। मगर अभी बीच में तो ठीक था। जैसे कोरोना काल तो ज़्यादा अच्छा था मेरे लिए, क्योंकि मतलब दोपहर में नहीं निकलते थे या मॉर्निंग में नहीं निकलते हाँ, थे, तो नहीं निकला वक्त ज़्यादा दे पाते थे घर पर। हाँ। लेकिन अभी फिर वैसे ही रूटीन हो गया। अभी जैसे ये डिजिटल हो गया है, तो वो उठते हैं तो फिर वो न्यूज़ बनाना शुरू कर देते घर हैं। से ही घर शुरू से हो ही, जाता है हाँ। काम। ये बताइए कि एज अ हस्बैंड सर कितने सपोर्टिव हैं, क्योंकि एज अ जर्नलिस्ट लोग उन्हें जानते हैं पूरे शहर में, लेकिन अब घर पे उनका क्या रूप होता है तो वो आपसे बेहतर कौन बता सकता है? सर के पास ऐसे समय तो बहुत कम रहता है, लेकिन जितना भी समय रहता है ना वो कोशिश करते हैं कि वो हम लोग को खुश रखें, बच्चों को, हम लोग को, सबको। तो रूटीन जैसे है कि वो सुबह मतलब चाय उनका बनाना है, ठीक है। अच्छा, सुबह की चाय वो बनाते हैं? सुबह की चाय वो बनाते हैं। और फिर छत पर गार्डनिंग है, तो वो गार्डनिंग उनका शौक है कि मतलब वो अच्छा। पेड़ पौधों के साथ थोड़ा समय बिताना चाहते, फूल पेड़ पत्ती उसको पानी देना उनका काम है। गार्डनिंग करना उन्हें हाँ पसंद हाँ, है। उनको पसंद है। और फिर कुछ नया फूल भी आएगा ना, तो फिर लेके जाके दिखलाएंगे कि देखो ये तो कितना अच्छा है, ये मतलब हाँ। हम ऐसा नहीं सोचे थे, ऐसा हुआ। मतलब उनका दिल उसमें लगता है, काम जल्दी हो, खत्म हो किचन वाला, ताकि हम अपना कुछ काम कर सके। तो फिर वो क्या करेंगे, सुबह ही बोलेंगे कुछ कटिंग करना है तो दे दो मुझको। तो फिर जो सब्जी है या प्याज लहसुन है वो उनको दे देते, तो वो टीवी देखते, अपना क्रिकेट देखते देखते वो कटिंग कर देते। तो मैम इस वक्त उन्नति तो घर पर होगी जी, तो उससे बात कर लेते हैं हम लोग। चलिए उसके रूम में चलते हैं, तो बात कर। अच्छा, ये उन्नति का रूम है। जी, आइए। हेलो उन्नति। हाय। सबसे पहले तो बताओ क्या कर रही हो अभी स्टडीज़ में? अभी तो ह्यूमैनिटीज़ लिए हैं विथ मैथ्स एंड कंप्यूटर। अभी हमने आपकी मम्मा से तो बात कर ली, लेकिन अब आपसे कुछ कुछ पूछना चाहेंगे सर को लेकर। बिल्कुल। ठीक है, आप ये बताओ कि एक तो होता है कि डॉटर्स आर फेवरेट पापा की, ठीक है, तो उसका कुछ बेनिफिट मिलता है जब जैसे सपोज अगर भैया के साथ लड़ाई हो आपकी तो? ये जो स्टीरियोटाइप है कि डैड्स डॉटर्स को फेवर करते हैं, ये सच है कि छोटे से हम यही चीज़ सुनते हुए आ रहे हैं कि मम्मी पूरा टाइम पापा को बोलती है कि आप तो इसको बिगाड़ के रखे हुए, आप ही का प्यार बिगाड़ा है इसको। तो ये चीज़ तो है। एंड इस एज में भी पापा डेली स्कूल छोड़ते हैं, स्कूल से लाते हैं, किसी भी फ्रेंड का बर्थडे हुआ सब जगह छोड़ते हैं। मतलब
पैम्पर करना अभी तक एकदम पैम्पर करना है, सब चीज़ खिलाना पिलाना, कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं करते हैं। ये चीज़ भैया के लिए हम नहीं देखे पापा की तरह। ठीक है। और ये बताओ कि सर टाइम किस वक्त दे पाते हैं? रेयरली आइड से ऐसे कोविड 2 साल पहले स्टार्ट हुआ था, स्टैंड 9 में हुआ था। उसके पहले जो नॉर्मल लाइफ था, लाइक हम लोग के लिए जो नॉर्मल वर्ड है उसका डेफिनेशन बहुत डिफरेंट है बाकी पब्लिक से। तो हम लोग का जो नॉर्मल लाइफ था उसमें हम स्कूल सुबह 6:30 निकल जाते थे, उस टाइम पापा सोते रहते थे। फिर हम वापस आएंगे तो उस टाइम लंच के टेबल पे जो मिलना जुलना होगा 1 घंटा मैक्स टू मैक्स 2 घंटा, सिर्फ वही टाइम पे मतलब सिर्फ पापा के साथ टाइम स्पेंड होता था। फिर हम सोने चल जाते थे, पापा सोने चल जाते थे। फिर रात में मतलब जब हम सो के उठते थे तब तक पापा वापस तो चल जाते बिल्कुल थे। कॉन्ट्राडिक्टरी टाइम चलता था। हाँ, बट अभी उसके बाद फिर कोविड हो गया तो बाकी सब कोविड को मतलब डिसएडवांटेज के रूप में दिखता है, हम उसको जर्नलिस्ट की फैमिली के लिए ये एक प्लस पॉइंट था। कि अब पापा के साथ टाइम बहुत स्पेंड करते हैं। अब मेरा सुबह का मतलब सुबह ही होता है, पापा आते हैं उठाते हैं गुड मॉर्निंग बोलते हैं। अच्छा। ओके, सो व्हाई डोंट यू सिट? या थैंक यू। चलो ठीक है। अब उन्नति ये बताओ कि कभी ऐसा हुआ है कि कोई प्लान बिल्कुल प्लान्ड है कि कहीं जाना है या कहीं पार्टी में जाना है, पिकनिक जाना है कुछ, एंड ऑल ऑफ अ सडन ये हो गया कि सर को कोई इमरजेंसी कॉल आ गया एंड सारा प्लान कैंसिल? बिल्कुल हुआ है, कई बार हुआ है एक्चुअली। बहुत बार ऐसा होता है जैसे फैमिली के साथ लंच पे हम लोग साथ जाते हैं आफ्टरनून्स में संडेज को। ओके। तो ऐसा कई बार होता है कि हम पापा भैया मम्मी हम लोग चारों ऐसे रेडी हो गए हैं, अब आधा घंटा में निकलना है, 15 मिनट्स में निकलना है। पापा बोलते हैं कि एक काम करो तुम लोग तीनों चल जाओ, मेरा नहीं हो पाएगा, मेरे को इस जगह काम है। और फिर अब पापा नहीं आ रहे तो हम लोग भी ऑब्वियसली छोड़ के तो नहीं जाएंगे, तो हम बोलते कि नहीं नहीं छोड़ दीजिए नेक्स्ट संडे चल जाएंगे। बट वो कंटिन्यू मतलब वो तभी बोलते थे नहीं तुम लोग चल जाओ, हम मैनेज कर लेंगे, 15 मिनट के लिए आ जाएंगे, लेकिन तुम लोग चल जाओ। अच्छा, और जब फ्रेंड्स को पता चलता है कि योर डैड इज़ अ जर्नलिस्ट तो उनका क्या होता है रिएक्शन? कभी कभी पॉजिटिव होता है, कभी नेगेटिव होता है और कभी कोई रिएक्शन नहीं होता है। जैसे मेरा जो स्ट्रीम है ह्यूमैनिटीज़ है, उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जिन लोगों को जर्नलिज्म में इंटरेस्ट है, मास कम्युनिकेशन में इंटरेस्ट है। हाँ। तो वो लोग जैसे सुनते हैं कि माय डैड इज़ अ जर्नलिस्ट तो उन लोग को तुरंत ऐसे वो लोग क्यूरियस हो जाते हैं कि तुम्हारे पापा कहाँ से पढ़े हुए हैं, क्या मतलब कौन से यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर किए हैं, अभी कौन से पोस्ट पे हैं, कहाँ है उनका ऑफिस, ये सब चीज़ उन लोगों को रहता है। फिर ऑटोमेटिकली रिस्पेक्ट भी बढ़ जाता है। वहीं कुछ लोगों को पता ही नहीं है कि जर्नलिज्म होता क्या है, उन लोगों को बस यही पता है कि जर्नलिज्म इज़ इक्विवेलेंट टू द रिपोर्टर्स हु आर रनिंग आफ्टर द सेलिब्रिटीज, जो ऐसे पैपराजी रहता है वही पैपराजी या लेकर के भागते हैं। आपको क्या लगता है कि आप पापा जैसे ज़्यादा हो या मम्मा जैसे? दोनों का क्वालिटीज कुछ कुछ आया है। ये है कि पापा का हाइपर एक्टिवनेस मेरे में बहुत है। अच्छा। पापा घर आते के साथ वैसे उछल कूद वाला माहौल में रहते हैं, आते के साथ बाल खींचेंगे, कुछ करेंगे, मारेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, मतलब भाग जाएंगे, और मेरे में वो चीज़ है। बताओ कि आपको सर की कौन सी एक क्वालिटी सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है, विच यू एडमायर? आई थिंक हिज पीस ऑफ माइंड, बहुत ज़्यादा काम रहते हैं और उनका जो मूड रहता है वो दिन भर में काफ़ी स्टेबल रहता है। ऐसा नहीं कि छोटी छोटी चीज़ में बहुत चिड़चिड़े हो जाए, कोई भी चीज़ को बहुत, कोई प्रॉब्लम को बहुत स्मूथली हैंडल कर पाते हैं। अब तक हमने रागिनी मैम से बात की, उन्नति से भी बात की और सर के बारे में जाना और उनकी पूरी लाइफस्टाइल के बारे में जाना, लेकिन नाउ इट्स टाइम कि चलिए अब हम खुद जयप्रकाश सर से ही इन पर्सन मुलाकात करते हैं। सर सबसे पहले तो थैंक यू सो मच अपना वक्त देने के लिए, एंड हम सब बहुत एक्साइटेड हैं बिकॉज वी आर श्योर कि मुझे पर्सनली, हम सब को, हमारे व्यूअर्स को आज आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। थैंक यू। सर सबसे पहले तो ये बताइए कि जर्नलिज्म के इस फील्ड में आपने कब और किन हालातों में कदम रखा? देखिए, मेरे बाबूजी की रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई थी जब मैं स्कूल में पढ़ता था 78 में। तो उसके बाद से परिवार बिल्कुल हालात थोड़े से बदल गए थे और मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया था और मैं बिल्कुल इंजीनियरिंग फील्ड में जाने की तैयारी में था। अच्छा। IIT पटना में कोचिंग भी किया था जा करके, हम कंपटीशन की तैयारी में थे। लेकिन तब तक मुझको याद है कि 3 मार्च 1986 को ब्रह्मदेव सिंह शर्मा जो आवाज़ अखबार के संस्थापक हैं, उन्होंने
15 अगस्त 1947 को आवाज़ अखबार की शुरुआत की थी धनबाद से। तो उनका एक पत्र आया। वो पत्र अपने हाथ से तो नहीं लिख पाते थे, हाथ कांपता था। हमारे भाई ब्रजभूषण जी, छोटकू जी, जो अभी हमारे अखबार के मैनेजिंग डायरेक्टर है, उनके हाथ का लिखा पत्र था। शब्द थे गुरुजी के कि तुम क्या कर रहे, आ जाओ। अच्छा। मैं उस वक्त झुमरी तिलैया कोडरमा में था। तो उनका 3 मार्च 1986 को पत्र आया और मैं 7 मार्च को बैग एंड बैगेज के साथ धनबाद पहुंचा और उसी दिन से मेरी शुरुआत हो गई पत्रकारिता जीवन। तो सर यानी कि आप पूरी तरीके से आपने सोचा नहीं था कि आप पत्रकारिता के इस फील्ड में आएंगे, लेकिन ऐसे हो गए सिचुएशन कि आप इसमें आ गए। तो ये बताइएगा कि आपको कब पहली बार ये रियलाइज़ हुआ कि मैंने इस फील्ड में आकर सही फैसला लिया है? एक मोमेंट मुझको याद है कि उस समय टाटा स्टील कोलियरीज एक आमंत्रण क्रिकेट टूर्नामेंट होता था और पूरे देश के खिलाड़ी उसमें भाग लेने आते थे। जामाडोमा में होता था। तो उस समय सौरव गांगुली वहाँ उस टूर्नामेंट में खेलने आए हुए थे। अच्छा। बिल्कुल, और लगातार 2-3 दिनों से सौरभ से बातचीत होती थी। उस समय बिल्कुल बहुत यंग प्लेयर थे वो, लेकिन बहुत ही प्रतिभाशाली। तो उसी टूर्नामेंट के दौरान इंडियन टीम की घोषणा हुई थी जो ऑस्ट्रेलिया जाने वाली थी, शायद ऑस्ट्रेलिया। ये 90 की बात होगी, 89-90 की। और मैंने देखा टेलीप्रिंटर में, मैं उसी ग्राउंड से आया था, सौरभ से मिल करके ऐसे ही मैदान मैच के दौरान मिलते रहते थे, क्योंकि इकलौता मैं पत्रकार होता था, बहुत सारे खिलाड़ियों से बात होती थी जी। तो आया तो देखा भारतीय टीम की घोषणा हुई थी और उसमें सौरव गांगुली का नाम था। फिर मैंने सौरभ से बात की और उनका फिर इंटरव्यू छपा साथ ही साथ। अच्छा जी। और फिर अगले दिन जब सौरव गांगुली के पास गए तो सौरव गांगुली ने, दादा आप हमको सूचना दिए, थैंक्स, उस तरह की बातें सौरभ ने की। तो अच्छा। ये एक जर्नलिस्ट का पावर समझ में आया कि एक खिलाड़ी को एक पत्रकार ने सूचना दी कि आपका सिलेक्शन हो, सिलेक्शन होना, जी। और वो भी एक पत्रकार। तो मुझको लगता है कि ये एक, बाकी बहुत सारी चीजें आई, लेकिन शुरुआती दौर में ये एक बहुत बड़ा क्षण मैं समझ सकता हूँ था। जी सर, जैसा कि आपने बताया कि आपको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट था और आप स्पोर्ट्स बीट ही संभालते थे, तो ये बताइएगा कि बिहार झारखंड में मीडिया कब की शुरुआत कैसे हुई? हमारे 2-3 स्पोर्ट्स रिपोर्टर थे और चूंकि मुझको रुचि थी तो स्पोर्ट्स हम लोग का बहुत स्ट्रॉन्ग टीम था। तो मैं भी जाता था किनन स्टेडियम या JRD स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। तो वहाँ जाते जाते अचानक ये पत्रकारों के बीच में हम लोगों की राय बनी कि भाई यहाँ एक क्रिकेट टूर्नामेंट होना चाहिए जी। और मुझको यहाँ एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट क्लब बना। मैं उसका पहला प्रेसिडेंट था। उसके बाद अच्छा। सारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ने मिल करके ये शुरुआत की और आज तो पूरे जी बिहार झारखंड में अच्छी पत्रकारों के बीच बहुत हेल्दी एटमॉस्फेयर, कंपटीशन होता है। जी। सर, जब आपने पत्रकारिता शुरू की थी तो तब से लेकर आज तक के माहौल में बहुत सारे बदलाव आ चुके हैं, काम करने के तरीके में बदलाव आ चुके हैं और आप इस चेंजिंग फेज़ के गवाह रहे हैं। तो अपने एक्सपीरियंस से प्लीज़ हमें भी और हमारे व्यूअर्स को भी ये बताएं कि किस तरीके के बदलाव आ चुके हैं। देखिए, हमने जब पत्रकारिता की शुरुआत की थी, करीब 35 साल हो गए, तो उन दिनों इतनी टेक्नोलॉजी अपग्रेडेड नहीं था। हम लोग अखबार में बिल्कुल अखबार का जो दफ्तर होता था टिपिकल अखबार का दफ्तर माना जाता था कि इधर अखबारों की फाइल लगी हुई है, जहाँ जाइएगा कागज ही दिखता था, हर ओर कागज का भंडार दिखता था। उस दौर में जो टाइपिंग होता था अखबार में, जो छपाई होती थी, हाथ से वो हैंड कंपोजिंग उसको कहा जाता था। अच्छा। तो हाथ से वो ब्लॉक में बना करके वो फिर उसका एक फॉर्मा बनता था, उससे फिर उसका प्रूफ निकलता था। तो वो बहुत लेंदी प्रोसेस था। सुबह 9 बजे से अखबारों का काम शुरू हो जाता था। जो एडिटोरियल पेजेस है या जो इनसाइड पेजेस हैं, उसके काम सुबह 9 बजे से शुरू हो जाते थे और बहुत बड़ी टीम लगती थी जी, बिकॉज ज़्यादातर काम मैनुअली होता था और उसमें अशुद्धियाँ भी बहुत होती थी और समय बहुत ज़्यादा लगता था। हाँ। और 8 पन्ने के अखबार को छापने में कोई एक आदमी नहीं आया तो उसका काम फिर बहुत, आज के समय में हम उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं कि हम लोग उस माहौल में काम किए थे जी। लेकिन करीब
90 के आसपास कंप्यूटर हमारे अखबार में कंप्यूटर की शुरुआत हुई। कंप्यूटर का मतलब लगता था कि वो दुल्हन की तरह उसको रखा गया है, सब कोई वहाँ नहीं जा सकता है। एक दौर आया कि अब पहले वो प्रिंट निकल के होता था, अब फिर कंप्यूटर में ही पूरा अखबार का लेआउट बनना शुरू हुआ। हम लोग सुनते थे कि दिल्ली में या विदेशों में तो पूरे कंप्यूटर में ही अखबार का लेआउट तैयार हो जाता है। तो वो हमारे यहाँ वो देर से आया, लेकिन टेक्नोलॉजी आई नहीं थी तब तक। टेक्नोलॉजी आई नहीं थी। रिपोर्टर को बोलते थे कि अगर कोई बहुत ज़रूरी समाचार है तभी आप फ़ोन करना, क्योंकि वो बहुत कॉस्टली होता था जी जी। फ़ोन पर उसको भेजने फ़ोन कॉल में, तो हम लोग बहुत उसको संभाल के रखते थे कि बहुत बड़ी खबर है तभी फ़ोन करना। तो ये दौर था। और उन दिनों जैसे अखबार छापने के बाद हम लोग 2 बजे घर जाते थे और 5 बजे अखबार का सर्कुलेशन देखने हम लोग जाते थे। हम लोगों ने चाईबासा एक क्षेत्र है जहाँ गाड़ियों से अखबार भेजने की शुरुआत हम लोगों ने की थी। उससे पहले कभी चाईबासा अखबार बस से जाता था तो दोपहर तक अखबार पहुंचता था। हम लोग जमशेदपुर में जैसे सुबह 4 बजे अखबार पहुंच रहा है, चाईबासा में भी हम लोगों ने अखबार भेजना शुरू किया। पुलिस वाले रास्ते में मिलते थे, आप लोग क्या आप लोग का दिमाग हो गया, आप लोग इस रात में जा रहे हैं। तो ये इस तरह की चुनौतियां अब नहीं है। अब तो बहुत चीज़ें सहज सरल ढंग से हो रही हैं। बहुत बदलाव आया है, टेक्नोलॉजी वाइज बहुत बदलाव आया है, लेकिन कंटेंट्स वाइज तो बहुत डिटोरिएशन देखने को मिलता है। अब कंटेंट्स उतने अच्छे नहीं रहते हैं। हम लोग, मुझे याद है कि पहले अखबार में संपादक कोई रिपोर्टर जाता था तो पूछता था कि क्या समाचार लाए हो जी, क्योंकि अखबार के पन्ने कम थे, 2 समाचार 3 समाचार अच्छे होने चाहिए। अब इतने पन्ने अधिक हो गए तो पूछते कितना समाचार लाए हो। हाँ। तो जो क्या और कितने का अंतर है वो अखबार के डिटोरिएशन का एक कारण है कंटेंट्स वाइज। तो सर, ये तो जैसे आपने बताई कि पत्रकारिता में क्या क्या बदलाव आ चुके हैं, लेकिन अगर हम जो पाठक हैं, रीडर्स हैं, उनके नज़रिए से देखें तो आजकल क्या बदलाव आ चुके हैं कि उन्हें तब के हिसाब से अब जाकर किस तरह के कंटेंट ज़्यादा पसंद आते हैं। और उसको ऐसे में याद आता है कि पंजाब केसरी एक बार 2 संपादकों की हत्या हुई है। हाँ। और पंजाब के आतंकवाद को खत्म करने में उस अखबार की बहुत बड़ी भूमिका है। उन 2 संपादकों की शहादत ने पंजाब से आतंकवाद को खत्म किया, क्योंकि वो साहस करते थे आतंकवाद के खिलाफ लिखने में। लेकिन जब मुझको याद है कि एक व्यक्ति कह रहे थे कि भाई वो तो लूटता है, वो अखबार, बाकी अखबार वहाँ 1 रुपये में बिकता है, वो 3 रुपये में बेचता है। तो वो 1 रुपया में क्यों बेचता है वो लोग नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि 1 रुपया में बेच करके वो अपना 100 रुपया बचाने का प्रयास करता है वो हाउस जी। और जो पंजाब केसरी अखबार इतनी बड़ी शहादत की, उसके पास और कोई आय का जरिया नहीं है। हाँ। वही 3 रुपया लोग खर्च करने में वो कतरा रहे हैं, उनको 1 रुपया अच्छा लग रहा है। तो वो 1 रुपया किसका है, किसी क्रिमिनल का है, किसी बिजनेस हाउस का है। तो वो चीज़ लोगों को समझना होगा कि हमको किसको बचाना है और कौन हमारे लिए खड़ा हो सकता है। अच्छा, तो सर ये बताइएगा कि जैसे पहले की, उस वक्त की कोई आपको पुरानी चीज़ें मिलती हैं, आपका लिखा हुआ कोई आर्टिकल, कोई न्यूज़पेपर या कुछ तस्वीरें, तो तब की चीज़ें अब देखकर कैसा महसूस होता है? देखिए, कोई भी पुरानी चीज़ मिलती है तो उसका एक अलग आनंद होता है। और आपकी शुरुआत दिनों की चीज़ अगर कोई मिले तो मैं कहूँ ना कि फर्स्ट लव की तरह उसको देखकर उसका आनंद, क्योंकि जब मैं पत्रकारिता में आया था तो मुझको याद है कि उस समय 2-4 ऐसे स्टोरीज किए थे मैंने और उसको संभाल के रखा था। फिर पता नहीं वो फाइल किधर चली गई थी। और जब आप कभी घर में कोई बड़ा कुछ जैसे पेंटिंग हुआ या कुछ हुआ तो सारी चीज़ें जब इधर उधर होती हैं तो उसमें वो सारी आर्काइव्स निकल कर आती हैं, तो वो सारी चीज़ें देखकर बहुत अच्छा लगा। और विश्वास नहीं होता है कि हम ऐसा लिखे थे उस समय का। कोई अगर फोटो आ गया, लुक ऐसे आपके पास, आप एल्बम में अपने फ़ोटो को देखें और अखबारों में छपे फ़ोटो को देखें, तो किसी का इंटरव्यू हमने लिया तो वो देखकर फिर उसको पूरा पढ़ें और उसके बाद फिर लगता है अरे इसमें, चूँकि उस समय अनुभव कम था, तब लगता है कि अरे इसको ऐसे लिखे रहते, ऐसा इसका हेडलाइन दिए रहते तो और अच्छा रहता। लेकिन वो बहुत पसंद आता है, बहुत प्यारा लगता है देखने। अब तक तो आपने ये बताया ही कि उस वक्त से लेकर आज तक क्या क्या बदलाव आ चुके हैं, लेकिन क्या कोई ऐसी चीज़ है पत्रकारिता में जो तब से लेकर अब तक नहीं बदली है?
देखिए, नहीं बदली है वो कलम की ताकत। जी। उसको लगता है कि आज भी कलम की वही ताकत है। हम भूल गए हैं कि कलम की ताकत क्या है। हाँ। क्योंकि आप अच्छी चीज़ें लिखेंगे, उसका प्रभाव होता है लोगों को। जैसे दवा है ना, कड़वी दवा जब रिएक्ट करता है तो कड़वी दवा सबको अच्छा नहीं लगता, अच्छी नहीं लेकिन लगती उसका है, जी। परिणाम उसके स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। तो अखबार की धार वही होनी चाहिए। और मुझको लगता है कि जो कलम की ताकत है वो अभी भी बरकरार है। और अभी भी बहुत अच्छे पत्रकार हैं, बहुत अच्छे ऐसे अखबार हैं जो जिनका प्रभाव है। अब उनकी संख्या बहुत तेज़ी से कम हो रही है। अच्छी जो बातें होती हैं लोग पसंद करते हैं। और एक चीज़ जो नहीं बदला है कि मैं पत्रकारिता के बारे में कहूँगा कि ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। आपका कोई फ्रेंड नहीं होता जर्नलिस्ट का, कोई आपका एनिमी नहीं है। तो ये चीज़ तब भी था और आज भी है कि आप लिखते समय आपके लिए कोई मित्र नहीं है। अगर वो गलत है तो गलत और सही है तो सही है। और ये चीज़ें हमेशा उसकी कद्र होगी, पत्रकार की कद्र होगी, पत्रकारिता की कद्र होगी कि सही को सही कहने की हिम्मत और गलत को गलत कहने की ताकत आप में होनी चाहिए। तभी आप एक बेहतर पत्रकार हो सकेंगे। सर, पहला सवाल तो मैं आपसे ये करना चाहूंगी कि क्या ऐसा है कि आपकी कभी कोई खबर सोर्स की वजह से गलत हो गई हो? बिल्कुल ऐसा हो सकता है, क्योंकि सोर्स बायस्ड भी हो सकता है। सोर्स की अपना कोई उसके प्रति दुर्भावना हो सकती है कि किसी के खिलाफ खबर छपवाना है। तो कभी कभी आंख मूंद कर आप अगर अपने सोर्स पर भरोसा किए और बिना उसको वेरीफाई किए या अगर खबर को चला दिए तो वो खबर गलत हो जाती है। और ऐसा हुआ है। और एक प्रयास होना चाहिए कि लाठी जरूर बचानी चाहिए। सांप को मारना है लेकिन लाठी न टूटे। तो हमारा ये प्रयास होता है कि अपनी लाठी को भी हम बचाएं। हाँ। उस अति उत्साह में आकर सांप मारने के चक्कर में लाठी ना टूट जाए। जी सर, वैसे तो जो लोकल मीडिया हाउसेस होती हैं वो किसी भी शहर की बिल्कुल सटीक खबरें देती हैं, लेकिन क्या ऐसा होता है कि आजकल रीडर्स लोकल या रीजनल मीडिया हाउसेस को कम आंकते हैं? कि पत्रकार होता है और अखबार होता है। एक लोकल अखबार में छपी खबर का उतना ही महत्व है। और सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई मामला जाता है तो फिर वो ये संज्ञान नहीं लेता है कि नेशनल न्यूज़पेपर में छपा है कि लोकल न्यूज़पेपर। जी बिल्कुल। आप वो ऑन रिकॉर्ड हो जाता है। अखबार में छपा मतलब वो दस्तावेज हो गया। फिर उसका कोई महत्व नहीं कि वो राष्ट्रीय अखबार हो या जो क्षेत्रीय अखबार हम जैसे लोगों के। और पत्रकारिता आज भी मेरा मानना है कि क्षेत्रीय पत्रकारिता ही पत्रकारिता के ध्वज को लहरा रही है। क्योंकि यहाँ जो जर्नलिज्म जितनी कठिनाइयों के बीच क्षेत्रीय पत्रकारिता करते हैं, जितने अभाव के बीच, जी हाँ, जितने उनको रुकावट के बीच उनको जितना दबाने का प्रयास होता है और जितने खतरों के बीच आप देखेंगे कि लोकल पत्रकारों की ज़्यादा हत्या होती है, उन पर ज़्यादा हमले होते हैं। जी बिल्कुल। हाँ, राष्ट्रीय अखबार जो सो कॉल्ड राष्ट्रीय अखबार मैं बार बार कहता हूँ कि उन पर हमले कम होते हैं। तो जो क्षेत्रीय जो पत्रकारिता है वो बहुत चुनौतीपूर्ण है, बहुत कठिन है और सबसे पवित्र है। तो सर ये बताइएगा कि अभी तो जैसे जितने भी बड़े मीडिया हाउसेस हैं उन्होंने एक तरीके से पत्रकारिता को बिजनेस बना दिया और इनमें से ज़्यादातर नेशनल मीडिया हाउसेस ही हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? आप जिस बात का जिक्र कर रही है वो आज सबसे बड़ी चुनौती है पत्रकारिता के लिए, पत्रकारिता को बिजनेस बनाना। वो कह रहा है कि हमने पहले भी कहा कि पत्रकारिता पाठकों के लिए होती थी, पब्लिक के लिए होती थी। अब लोग क्या हो गए कि सत्ता के साथ सुख लेने लगे हैं। जी। दूसरा चीज़ है कि सारे पहले हम जैसे अब जो श्रमजीवी पत्रकार हैं, श्रमजीवी जो अखबार हैं, ऐसे अखबार अब विलुप्त हो गए हैं। हाँ, बहुत कम ऐसे अखबार मिलेंगे जो टोटल जर्नलिज्म पर चल रहा है, जैसे कि हम लोगों का अखबार है। अब अखबार सारे मीडिया हाउस कॉरपोरेट घराने चला रहे हैं, बिजनेस हाउस चला रहे हैं। हाँ। और वो अखबार को एक अपने प्रोटेक्शन के तौर पे रखते हैं, अपने बिजनेस को बचाने के लिए अखबार रखते हैं। और अब तो देख रहे हैं कि टीवी चैनल्स अचानक एक हाउस बहुत सारे टीवी चैनल्स खरीद, बहुत सारे अलग अलग वेंचर्स चल रहे हैं। हाँ। एक देखिए ऐसा है कि पाठक वही है। हमने क्या किया कि पाठक को कस्टमर बना दिया।
अखबार में एक ये बहुत गजब अंतर आया है कि पाठक पहले लेखक और पाठक का संबंध था, अखबार और पाठक के संबंध हुआ करते थे। अब हमने कस्टमर, तो बायर उसको बना दिया, कस्टमर बना दिया जी। तो कस्टमर, पहले हम अखबार करते थे कि भाई लोगों की ज़रूरत के अनुसार, या अखबार बदलाव का प्रतीक माना जाता था कि अखबार बदलाव ला रहा है, समाज को कुछ दे रहा है। अब केवल समाज में वो चीज़ें कैसे बिके अखबार ज़्यादा, तो सेल पर इतना ज़्यादा ध्यान हो गया। पहले सेल पर ध्यान नहीं होता था, पहले प्रसार कम था लेकिन प्रभाव बहुत था जी। अभी प्रसार पर पूरा ध्यान है और प्रभाव कम हो गया। उसको जमशेदपुर के सांसद, पूर्व सांसद रहे हैं शैलेंद्र महतो, उनकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी। हम लोग जब आए थे शहर में तो वही उस समय सांसद थे, झारखंड मुक्ति मोर्चा के सांसद थे, और उनके बारे में बहुत अच्छी चीज़ें भी छपती थी, उनके हम लोग आलोचनाएं भी छापते थे, तो बहुत गुस्सा होते थे। लेकिन हम लोग का एक कार्यक्रम में वो आए थे, तो हम लोगों ने उन्होंने कहा कि ऐसा है कि हम जब सोने जाते हैं ना, तो मेरा तकिया बोलता है अरे यार ये लोग तो लिखा सही, तुम क्यों गुस्से हो रहे हो, तुमको अपने काम में सुधार होना चाहिए। हाँ। तो मेरा तकिया मुझको ये करता है कि नहीं नहीं, तुम ठीक काम नहीं कर रहे हो, वो तो अपना काम सही कर रहा है, तुम अपने काम को सही करो। तो ऐसे अब राजनेता भी नहीं है जिनका तकिया उनको बताए कि तुम गलत कर रहे हो। वो पता नहीं बताता होगा तो आवाज़ नहीं सुनना चाहते, आवाज़ दबा देते हैं। सर, एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि लोग जब अक्सर सुनते हैं कि कोई पत्रकार है तो उनका ये कहना होता है कि भाई पत्रकार है तो इनके सारे काम आसानी से हो जाते होंगे, किसी जगह कोई दिक्कत नहीं आती होगी, लेकिन क्या सच में ऐसा है? देखिए, ऐसी धारणा बनी हुई है, लेकिन हकीकत उससे अलग है। एक पत्रकार भी आम इंसान होता है, उसको भी परिवार चलाना है, उसको भी अपने बच्चों को स्कूल में एडमिशन कराना है, उसको भी बाज़ार जाना है, उसको भी जो डे टू डे वर्क करना है, तो वो ये एक आम आदमी की तरह ही होता है। कुछ जगह ज़रूर वहाँ उसको लाभ मिलता है पत्रकार होने का, लेकिन आप हर जगह प्रेस का आई कार्ड लेकर तो दिखलाएंगे नहीं कि देखिए मैं प्रेस का हूँ, मुझको ये एडवांटेज देंगे। और जिस दिन से आप ये करना शुरू करिएगा उस दिन से फिर आपकी भी अहमियत कम होगी, पत्रकारिता की भी अहमियत कम होगी। जी बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है, आप कहीं गए, आपके फेस वैल्यू की वजह से अगर कोई आपको रिकॉग्नाइज किया और वहाँ पर अगर आपको कुछ एडवांटेज मिला तो वो एक अलग चीज़ है। नहीं तो मुझको लगता है कि सब एक ही समान है, और पत्रकारों को ऐसा कोई एडिशनल एडवांटेज ऐसा नहीं मिलता है। लोगों के बीच में ज़रूर ऐसी धारणा बनी हुई है। कई बार ऐसा होता है कि आप लाइन में खड़े होने का मौका नहीं मिलेगा, आपको सीधे एंट्री मिल जाती है। एक पत्रकारों को, जैसे आप कोई समारोह हो रहा है तो पत्रकारों को सबसे आगे की कुर्सी दी जाएगी, वहाँ चूंकि पत्रकारों को आमंत्रित किया गया है एज ए जर्नलिस्ट, लेकिन आप बाकी जगह आप यू आर नॉट इन्वाइटेड, आप आमंत्रित नहीं है, तो आप भीड़ में हैं, आप पीछे भी रह सकते हैं, आगे भी रह सकते हैं। तो ऐसा कोई पंख तो लगा नहीं होता है पत्रकारों पर कि भाई ये पंख वाला है तो इसको अलग कर दो। तो पत्रकार भी एक आम नागरिक है, और आम नागरिक जैसा ही वो उसके साथ व्यवहार होता है। जी। सर, इस वक्त आप चमकता आईना के संपादक हैं, तो एक संपादक की जिम्मेदारियां बहुत बड़ी होती हैं, तो इन जिम्मेदारियों के बीच आप अपने परिवार के लिए किस तरीके से टाइम निकालने की कोशिश करते हैं, और साथ ही आप खुद के लिए भी समय कैसे निकाल पाते हैं? देखिए, ये इस सवाल का जवाब आज तक नहीं मिल पाया है, और मुझको नहीं लगता है कि कोई भी जर्नलिस्ट इस सवाल का जवाब दे पाएगा। सबसे कठिन सवाल यही होता है कि आप परिवार को कैसे समय दे पाते हैं। देखिए, हमारा 365 दिन का काम होता है। जी बिल्कुल। बाकी लोग त्यौहार मनाते हैं, बाकी लोग छुट्टियां मनाने बाहर जाते हैं, और ये हमारे साथ होता है। ऐसा नहीं, मैं नहीं कहता कि मैं छुट्टियां मनाने हम लोग नहीं जाते हैं, लेकिन बहुत कम होता है। और जमशेदपुर शहर में रहकर मुझको याद नहीं कि आज तक ऐसा कोई दिन है भी स्वस्थ हूँ और प्रेस नहीं गया हूँ। अच्छा। अखबार का काम आज तक ऐसा, जब बीमार रहा तभी घर पर रहा। तो हमारे एक संपादक मित्र हैं, वो कहते हैं कि बच्चे बाकी लोग इस तरह बड़ा होता देखते हैं और हम लोग बच्चे को इस तरह बड़े होते देखते हैं, क्योंकि हम उसको सोए हुए थे। जी हाँ। तो ये है, और ना पत्नी को समय दे पाया सही तरीके से, ना बच्चों को समय दे पाया, तो ये
तो है पीड़ा, मैं बिल्कुल स्वीकार करता हूँ कि बिल्कुल वो मिस करते हैं, लेकिन उसी में जो भी समय मिला मेरा प्रयास रहता है कि उसी को आप बेहतर ढंग से बेहतर क्वालिटी टाइम देने का प्रयास करता हूँ, लेकिन कितना दे पाता हूँ ये तो वो लोग बेहतर बता पाएंगे, क्योंकि मैं अपनी ओर से तो मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं समय बिल्कुल नहीं दे पाता। सर, जितने भी यूथ हैं जो नए नए इस फील्ड में आते हैं, तो उनके मन में एक ये कन्फ्यूजन होता है या ये एक दुविधा होती है कि जर्नलिज्म को उन्हें एक मिशन के तौर पे लेना चाहिए तुरंत ही, या फिर शुरुआत में प्रोफेशन के तौर पर लेना चाहिए। देखिए, ये बहुत थिन लाइन है मिशन और प्रोफेशन के बीच में। मिशन में आदमी थोड़ा होता ना कि मिसाइल चलाना है, हाँ। तो मिशन में लोग मिसाइल चलाते हैं तो उसका डायरेक्शन इधर उधर भी हो जाता है। हाँ। और मैंने जो पहले कही थी, सांप को भी मारना है और लाठी को भी बचाना है। तो मिशन में क्या होता है कि लोग लाठी के बारे में नहीं सोचते हैं, सांप को मार देना है जी। तो मेरे पास लाठी ही नहीं रहेगी तो फिर मैं अगला सांप हमको डसेगा। तो इसीलिए हमको बच करके भी चलना है। पत्रकारिता बहुत जोखिम बड़ा प्रोफेशन है। सर, आप कॉलेजेस में भी सेशंस एंड ऑल लेने जाते हैं? यहाँ मास कम्युनिकेशन के जो कॉलेज हैं वहाँ नेहा तिवारी मैडम हैं, वो अक्सर उसको बुलाती हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है, खासकर जो ऐसे लोगों स्टूडेंट्स के बीच में जाकर और ऐसे उनके तीखे सवाल होते हैं, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं रहती है। कई बार तो ऐसा लगता है कि ये इनको क्या पता है जर्नलिज्म के बारे में, लेकिन वहाँ जब जाकर उनके तीखे सवाल होता है और बहुत सारे ऐसे सवाल की पत्रकारिता को लेकर, उनके स्तर को लेकर कि वो सारे सवाल उनका जवाब देना, कई जवाब देना बहुत मुश्किल हो जाता है। मुझको लगता है कि आज के स्टूडेंट शायद हम उतने अपग्रेड नहीं थे अपने समय में जितने अप टू डेट और अपग्रेड आज के स्टूडेंट्स। सर, अभी का ये जो दौर है ये न्यू मीडिया का दौर है, क्योंकि वेब जर्नलिज्म भी आ चुका है, तो सोशल मीडिया के इस्तेमाल से अब जर्नलिज्म का एक नया रूप देखने को मिल रहा है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मुझको लगता है कि भविष्य तो इसी जर्नलिज्म का है। प्रिंट जर्नलिज्म एक जैसे खाने में है ना कि रोटी चावल दाल, इसकी अहमियत कभी खत्म नहीं होगी। जी बिल्कुल। तो प्रिंट जर्नलिज्म उस तरीके का है उसकी, क्योंकि आपको लिखने आएगा तो आप वेब जर्नलिज्म में भी लिखेंगे और किसी भी की शुरुआत वहीं से होती है। और आपको मैंने कहा ना कि किसी भी क्षेत्र में जो बड़े जर्नलिस्ट हैं उनकी पत्रकारिता की शुरुआत हुई है प्रिंट मीडिया से। जी हाँ। और वेब जर्नलिज्म में भी जो है उसको आपको स्क्रिप्ट तो तैयार करने होंगे। हाँ बिल्कुल। तो वो उसके लिए आपको एक अच्छी तैयारी रखनी होगी। और ये अब तो सब समाचार पत्र जो है वो वेब में आ गए। हाँ। हम लोग भी वेब में आ गए हैं और उसका रीच बहुत है। आप देश विदेश में भी, हम लोगों ने भी जब शुरू किया था तो हम लोगों ने भी नहीं सोचा था कि हमारा इतना ज़्यादा रीडर्स और इतना ज़्यादा व्यूवर्स है, लेकिन कमाल का 1 साल में हम लोगों को रिस्पांस मिला, रीच बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उम्मीद नहीं कर रहे थे कि हम लोग, और बराबर हम लोग को अपडेट करना पड़ रहा है अपनी वेबसाइट, क्योंकि हम तुरंत वो जो भी हमारी लिमिट है तुरंत उसको क्रॉस कर जा रहा है। तो ये एक बहुत क्रांतिकारी चीज़ है और मुझको लगता है कि आने वाला समय, वैसे भी अब सारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का युग है, तो उसमें वेब जर्नलिज्म का भविष्य बहुत बेहतर है। और आप जैसे लोग, आपके मीडिया हाउस का बहुत तारीफ़ करता हूं कि आप जैसे यंग जो जर्नलिस्ट हैं जो मिल करके इतना अच्छा काम कर रहे हैं। और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आपका जो हाउस है द मीडियापुर वाला, ये जमशेदपुर को एक नई पहचान दे, क्योंकि इस तरह की कॉन्सेप्ट लेकर आप जो आए हैं ये बहुत ही सराहनीय है। थैंक यू सो मच सर। और हमारी यही कोशिश है कि हम शहर में कुछ नया लाना चाहते हैं, नए तरीके का लाना चाहते हैं, जो कॉन्सेप्ट अब तक शहर में नहीं देखने को मिल रहा है, जो कि सिर्फ बड़े शहरों में जो कॉन्सेप्ट देखने को मिल रहा है, वो उस तरह का कॉन्सेप्ट हम लाना चाहते हैं और उसके साथ साथ बदलाव भी लाना चाहते हैं शहर में। मेरी पूरी शुभकामनाएं। और मैंने कहा ना कि अब ये जो नया दौर है ये इसी का दौर है और उसको मैं आप पूरी कामना करता हूं कि आप जिस उद्देश्य के साथ आप
क्या हाउस ने ये इस अभियान की शुरुआत की है, उसमें आपको जरूर सफलता मिले। जितने भी युवा पत्रकार हैं या जितने भी बडिंग जर्नलिस्ट्स हैं या जो जर्नलिस्ट बनने की तैयारी कर रहे हैं, तो उन्हें आप क्या एक मैसेज देना चाहेंगे, ये शेयर करें हमारे साथ। देखिए, ये आप अगर इस पेशे में आए हैं, पत्रकारिता में आए हैं, तो इसके जो भी मूल्य हैं उसको आप ध्यान में रखें। और देखिए, इतने प्रोफेशन हैं, तो आखिर आपने भी कहा कि पत्रकारों को क्यों अलग हटकर माना जाता है। इसलिए माना जाता है कि वो वेल प्रिपेयर्ड हैं, उनके पास बहुत जानकारियां हैं, सूचनाओं का भंडार है। तो आप जितने अधिक अपने आप को तैयार रखेंगे, जितने अधिक आपके पास सूचनाएं रहेंगी। और देखिए, ये इंफॉर्मेशन युग है और कहा जाता है कि सबसे ताकतवर वही है जिसके पास सबसे अधिक इंफॉर्मेशन है। जी बिल्कुल। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन रखिए, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ताकतवर बनेंगे। और आज के पत्रकार जितना ज़्यादा सूचनाएं आपके पास हैं, जिस तरह की भी सूचनाएं हैं, उसका आप भंडार बनिए, पावर हाउस बनिए, तब जा कर के आप एक अच्छे पत्रकार बन सकते हैं। क्योंकि अच्छे पत्रकारों की पहले भी ज़रूरत थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। सर, आपने जितने भी हमारे सारे सवालों के जवाब दिए, उसके ज़रिए आपने हर सवाल के ज़रिए आपने कुछ ना कुछ नया सिखाया हमें। और आई एम श्योर कि हमारे व्यूअर्स को भी आज बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और हमें पत्रकारिता के बहुत सारे ऐसे पहलू आज जानने को मिले जो कि आम लोग शायद नहीं जानते हों। तो इसलिए अपना वक्त देने के लिए थैंक यू सो मच सर। आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इतने अच्छे तरीके से इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया। और पत्रकार सबकी सुनते हैं, सबकी स्टोरी करते हैं, लेकिन पत्रकारों के बारे में आपने जो ये आरंभ किया है, उसके लिए पूरी पत्रकार बिरादरी की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, बिल्कुल। बिकॉज हमारी यही कोशिश रहती है कि हम लोगों के सामने किसी भी चीज़ के अलग पहलू को सामने लेकर आएँ। और वी होप कि हमारे आज की ये स्टोरी भी आप सबको बहुत पसंद आई होगी, क्योंकि हमने कुछ इंटरेस्टिंग आपके सामने लाने की कोशिश की है। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए कीप वॉचिंग द मीडियापुर वाला। एंड मैं आप सभी व्यूअर से अनुरोध करूंगा कि आप भी इस खूबसूरत यूट्यूब चैनल द मीडियापुर वाला को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।